हमारी रिवीजन अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है वो, इनकम इनइक्वालिटीज वाला, वो मैं जल्दी से करवा के लेबर मार्केट के एंड पे वो नोट्स में है। और उसके बाद हमने मैक्रो के, मेरी कोशिश है कि 1.5 चैप्टर आपको करा दूं मैक्रो का। तो थोड़ा सा अगर क्लास एक्सटेंड भी होती है तो बी अ बिट पेशेंट विद मी। एंड इट्स, देखो मैं भी उतना ही थका होता हूँ दिन के बाद, बल्कि शायद आप ज़्यादा थका होता हूँ, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप लोग उसको समझते रहें। एंड जस्ट मेक श्योर कि यू टेक दिस पेन। लास्ट मंथ है तो लेट्स जस्ट टेक फ्यू पेन्स। राइट जी, लेबर मार्केट, यस, इसका आखिरी पार्ट मैं आपको जल्दी से करा दूं, बहुत इजी सा है। और उसके बाद लेबर मार्केट हो गई थी, मतलब वो जो इनकम इनइक्वालिटीज वाला। सो राइट एट द एंड वो स्टार्ट होता है, यस देयर वी आर। यूनिट 12, आखिरी यूनिट आपके मैक्रो का, इनकम इनइक्वालिटीज एंड पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम्स। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम जी सर। बेटे, कोई और आ गया, वाओ, गुड डे फॉर A2। अली अहमद इज बैक, गुड। राइट, तो लेट्स सी, आखिरी यूनिट बस क्विकली रिवाइज करके मैं मैक्रो पे जा रहा हूँ। पहला यूनिट तो कंफर्म कराऊंगा, दूसरा भी कोशिश है कि कुछ आधा खींच जाऊं, ताकि ये 4 क्लासेस से ऊपर हमारी रिवीजन ना जाए, और हम 18, मैक्सिमम 18 तारीख को ही करके पावर रिवीजन खत्म। सब आपके पास फिर है, फिर आपकी चॉइस है कि वीडियोस का आप देखने क्या करना है, मेरा काम हो गया। उसके बाद 18 से लेके आपका P2 बेटे 18th को है, नेक्स्ट 18th को। मुझे थोड़ी सी डेट शीट में जरा कंफर्मेशन कर दो। आप लोगों का जी सर। P4 सॉरी P4 18th को है, जी सर, तो 18 को। पूरा महीना होगा। बेटे मैं ईद वाले दिनों में भी पढ़ाऊंगा, आई एम सो सॉरी, आई एम अ फ्रीक। ईद वाले दिनों में भी आइएगा, एक आधा शायद ईद वाले दिन छुट्टी कर लेंगे, लेकिन टरू मरू हम पढ़ेंगे। एंड ताकि वो पूरा महीना पास्ट पेपर्स का स्कूल में भी किया था, लेकिन मजीद हो जाएगी प्रैक्टिस। प्लस आई गॉट लॉट्स ऑफ एकेडमी किड्स, उनको देयर बिट रॉ इन दैट, वी नीड टू प्रैक्टिस। राइट जी, इनकम इनइक्वालिटीज कैसे मेजर की जाती हैं, और गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करने की, इनकम गैप्स कम करने की। तो पहले तो कुछ कॉमन टर्म्स, ये सेक्शन ए में जरा फेवरेट है एग्जामिनर का, सेक्शन ए में आ जाता होता है, 2 बार आ चुका है। एक्विटी इक्वालिटी, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और एक्विटी एफिशिएंसी पे भी आया हुआ है। सो लेट्स सी, ओ वाओ हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी जी, एक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है। एक्विटी, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, अभी भी ड्राइव कर रहे हैं आप, माइक बंद कर दें सिकंदर। किसका माइक खुला हुआ बच्चे, बंद कर दो, थैंक यू। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है, ओके। एक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है। एक्विटी इज टू डू विद, यस सिकंदर बोलो जो बोलना है, शाबाश जल्दी से। Alright, equity is to do with fairness, and it is a normative concept. यानी all those on same level of income should pay the same rate, should आ गया normative, यानी ये एक desirable concept है, social concept है, not efficiency नहीं है इसमें। equity is to do with fairness, it's desirable, normative economics है। तो बेसिकली मसलन एग्जांपल, जिनकी एक लेवल ऑफ इनकम है, यानी $10,000 तक कमा रहे हैं, उनको थोड़ा टैक्स देना चाहिए, तो 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनको ज्यादा रेट चार्ज करो, ये है एक्विटी। इक्वालिटी क्या है, एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मसलन इक्वल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये डिजायरेबल की बात नहीं है, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी नाउ, इक्विटी क्या होगी, जब इनकम गैप्स थोड़े होंगे, इकोनॉमी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से फेयरनेस है। इट शुड नॉट बी, इट वुड नेवर बी परफेक्टली इक्वल कि हर बंदे, हर फैमिली के पास बराबर इनकम्स और वेल्थ हो। इक्वालिटी नॉट पॉसिबल, इक्विटी पॉसिबल एंड डिजायरेबल बट नॉर्मेटिव। ठीक है जी। इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, और उसको मैंने बहुत बार बार पढ़वाया है, यानी बेटर एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव, डायनामिक, परेटो, सारी एफिशिएंसीज। Equity again is desirability of equal gaps, कम गैप्स हो इनकम्स में। तो याद रखना, एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है जब हम एक्विटी की तरफ जाते हैं। सो एक्विटी इज नॉट एफिशिएंट। हम जब प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं, डिसइंसेंटिव आता है वर्कर्स पे भी और प्रोड्यूसर्स पे भी। सो बीइंग इक्विटेबल डज नॉट मीन एफिशिएंट, ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, एक टर्म और करवा दूं जस्ट इन केस। इंट्रा जनरेशनल मीन्स अगली जनरेशन में भी इक्विटी चलती रहे, तो गवर्नमेंट शुड डिजाइन पॉलिसीज लाइक दिस, अगेन शुड आ रहा है बिकॉज ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, इन सच अ वे दैट फ्यूचर जनरेशंस आल्सो हैव equitable income gaps कम हो, wealth gaps कम हो। measuring income and wealth inequalities, ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। वी यूज लॉरेंस कर्व, एक इकोनॉमिस्ट थे लॉरेंस के नाम से, उन्होंने एक अपना कर्व बनाया था और इनकम गैप्स को मेजर करने का तरीका बताया था, और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम करते हैं यूजिंग जीनी कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस। दीज आर सच बेचारे यतीम से टॉपिक हैं, बच्चों को हमेशा भूल जाते हैं, दो एमसीक्यूज बिला वजह खराब कर बैठते हो आप लोग। सो मेक श्योर यू लर्न व्हाट लॉरेंस कर्व इज, और उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो कि जस्ट इन केस एमसीक्यू आए तो मैं उस पर सही तरह पिक कर सकूं। नो ब्रेनर एमसीक्यू होता है, बस आप लोग क्योंकि याद नहीं होता व्हाट्स लॉरेंस कर्व, व्हाट्स जीनी कोएफिशिएंट, तो सब गलत हो जाता है। सो लॉरेंस कर्व क्या है जी? ओके, who's coming now? अस्सलाम वालेकुम मेरीन, लेट्स सी जी। लॉरेंस कर्व को एक बार फिर देख लीजिएगा और फिर जीनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना सीखना है हमने। ये है जी लॉरेंस कर्व। लेफ्ट हैंड पे देखें परसेंटेज ऑफ, वालेकुम सलाम बेटे, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स, और एक्स एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ इनकम वेल्थ। हमने पांच पांच क्विंटल्स में पांच पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हाउस होल्ड्स को पहले वाई एक्सिस पे कि लोएस्ट 20% हाउस होल्ड, फिर प्ले 20, फिर अगले 60 80 100, और इसी तरह इनकम को भी 20 40 60 80 100। थोड़ा सा इस बच्ची ने गलत ड्रॉ किया, 100 तक जाना चाहिए था, इन्होंने समहाउ 80 पे रुक गई हैं। ये इनकम एंड वेल्थ वाली साइड पे इमरान लतीफ के नोट्स में देख लेना, सही बना हुआ है। अच्छा जी, बीच में एक लाइन लगी हुई है जिसपे पॉइंट्स लगे हुए हैं ए बी सी डी ई, ये है। एक जी जी एक बेटे, चीज पूछ, जी जी। उस बुक में वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ इनकम है और एक्स एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स, तो इस वो डजंट डिफरेंस नहीं मैटर, आएगा? डजंट मैटर, डजंट मैटर, इट रिफ्लेक्ट द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है। या सेम थिंग राइट। अब देखो हो क्या रहा है, परफेक्ट इक्वालिटी कैसे है? लोएस्ट 20% के पास हाउस होल्ड के पास भी 20% ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, फिर 40 पे गया तो 40, यानी अगले 20% के पास भी 20% इनकम एंड वेल्थ है, फिर अगले 20, अगले 20, तो ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। असल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लॉरेंस कर्व, वो जो एक कर्व जो जिस मैंने साथ एरो लगाया हुआ है, लॉरेंस कर्व लिखा हुआ है, जो सैग अवे कर रहा है फ्रॉम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना ये कर्व दूर की तरफ लटक रहा होगा, सैग कर रहा होगा, उतनी इनइक्वालिटी है। जितना लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास होगा, उतनी फेयर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रही है बात? किसी को यहां तक प्रॉब्लम ना हो तो मैं आगे चलूं। जितना लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास होगा, उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जितना लॉरेंस कर्व दूर होगा, उतनी अनफेयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब देखो हम मेजर कैसे करते हैं इसको कि कितनी इनइक्वालिटी है? जीनी कोएफिशिएंट के थ्रू। जीनी कोएफिशिएंट इसका मैथमेटिकल मेजर है, वो क्या शो करता है? एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। इस ग्राफ में वो एरिया नजर आ रहा है ए, लॉरेंस कर्व के बीच में और परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन के बीच में एरिया ए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, यानी एरिया ए प्लस बी। जितना एरिया ए बड़ा होगा, जितना लॉरेंस कर्व दूर होगा, उतना आंसर 1 के पास जाना शुरू हो जाएगा। जितना लॉरेंस कर्व पास होगा, उतना आंसर 0 के पास, क्योंकि लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी 0 वैल्यू देगी। सो अगर एक कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोजर टू 0, बहुत फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर क्लोजर टू 1 है तो बहुत अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये समझ आ रहा है फॉर्मूला बेटे? जीनी कोएफिशिएंट एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, यानी एरिया ए, ओवर एरिया बिलो, टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, यानी एरिया ए प्लस बी। ठीक है, ये बन जाता है हमारा जीनी कोएफिशिएंट। जितना जीनी कोएफिशिएंट इज क्लोजर टू 0, द मोर इक्वल विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द क्लोजर इट विल बी टू 1, द मोर अनइक्वल विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड वेल्थ। अभी कुछ असल फिगर्स हैं। नॉर्वे में, जो लाइफस्टाइल्स में दुनिया का टॉप कंट्री है फॉर मेनी इयर्स, 0.2 बहुत ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, फेयरेस्ट। पाकिस्तान में 0.32, उससे अनफेयर है लेकिन रिलेटिवली बेहतर है। सबसे बुरी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे सारी बातें वो काफ़ी इश्यूज हैं। तो मोस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दुनिया में साउथ अफ्रीका में इस फिगर के मुताबिक नजर आ रही है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो
लॉरेंस कर्व में, जीनी कोएफिशिएंट में। ओके, एक आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर बच्चे गवर्नमेंट, हाँ जी, हाँ जी। सर ये कंप्लीटली 0 या 1 नहीं ना हो सकता। नेवर, नेवर। 0 का मतलब है सिर्फ एक फैमिली के पास सारा पैसा है, सॉरी सब फैमिली के पास बराबर बराबर पैसा है, और 1 का मतलब है सिर्फ एक फैमिली के पास सारा पैसा है। ये रियलिटी में नहीं हो सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सिकंदर, श्योर। सर वो मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जो YouTube पे वीडियोस है ना उससे हाँ। रिलेटेड है। मतलब आपकी जो भी YouTube पे वीडियोस है ना, वो जब मैं इनको प्ले करता हूँ ना अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वो जैसे ही मेरा कर्सर और वो YouTube का साइन गायब होता है, वो वीडियो स्क्वीज होके एक कॉर्नर में चली जाती है, छोटी हो जाती है। और ऐसे किसी और वीडियोस के साथ, किसी और वीडियो के साथ जैसे भाई आपकी वीडियोस। बाकी बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है? बिकॉज मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब मैं देखता हूँ। मैंने जितनी भी वीडियोस ला के देखी सब में ऐसे हुआ है मेरे साथ। बाकी बच्चे बताओ बेटे, ऐसा हो रहा है? मुझे बताइएगा, दूसरे बच्चे जिन्होंने वीडियोस देखी हो, किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ सर। सिकंदर, आई डोंट नो, चेक योर सॉफ्टवेयर। ये देखो जरा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, ये आज की वीडियो को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया, और ये देखो जैसे ये चलना शुरू होगी, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, बिल्कुल सही चलेगी, कॉर्नर में नहीं जाएगी। अगर इस वक्त 27 बच्चे हैं तो 27 रहने चाहिए। तो लेट्स सी जी, राइट सिकंदर, यू गॉट इट? I think you need to show your system to some IT professional or get it sorted out, huh? ओके सर। Okay, thank you. मेरीन, आपके भी सिस्टम में इशू हो रहा है या नहीं? हाँ सर। मेरीन के सिस्टम में देख लें, सिकंदर घर की बात है फिर तो। ओके, ये हो गया जीनी कोएफिशिएंट, बस याद रखना। सर हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। सर क्विंटाइल्स जो होता है वो टोटल परसेंटेज होती है ना, 1/5, 1/5 क्विंटल मींस 1/5, ठीक है। 1/5, 1/5, 20%, 20%, 20%, ठीक है। ठीक है सर। या अब बेटे, लिमिटेशंस ऑफ जीनी कोएफिशिएंट वैसे तो बहुत सारी हैं अगर लॉन्ग ऐसे करना हो, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, आता ही नहीं क्वेश्चन इसमें इतना। कुजनेट कर्व एक लिमिटेशन मैं करवा रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ जीनी कोएफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। कुजनेट कर्व क्या कहता है? इट्स अ कर्व दैट शोज हाउ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज एन इकोनॉमी डेवलप्स। जब कंट्री अकॉर्डिंग टू कुजनेट कर्व डेवलप होता है, तो पहले इनिशियली इनकम गैप्स बढ़ते हैं एज पीपल मूव फ्रॉम प्राइमरी जॉब्स टू सेकेंडरी जॉब्स। कुछ ज़्यादा कमाना शुरू हो जाते हैं और कुछ कम कमा रहे होते हैं प्राइमरी सेक्टर से। फिर कंट्री जब फुली डेवलप हो जाते हैं तो इनकम गैप्स दोबारा कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब टर्शियरी सेक्टर में और सिमिलर इनकम अर्न कर रहे हैं। तो अगर देखो, वाई एक्सिस पे जीनी कोएफिशिएंट है, जितना 1 के करीब 0.75 अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, 0.25 फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कंट्री लेस डेवलप था, यानी जीडीपी 0 दिखा रहे हैं हम थ्योरेटिकली, तो उस वक्त सब लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, फिशर्स थे, माइनर्स थे, फार्मर्स थे, ग्रीन हाउसेज वगैरह थे, मिलती जुलती इनकम्स थी, इसलिए इनकम गैप्स कम थे। जब कंट्री डेवलप होना शुरू हुआ, एरोज देखो, जीडीपी बढ़ा, इनकम गैप बढ़ना शुरू हुआ, 0.25 से 0.75 पे चला गया जीनी कोएफिशिएंट। अब क्या हो गया? जो लोग प्राइमरी सेक्टर में रह गए वो जरा कम अर्न कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करके ट्रेनिंग लेके टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर ज्वाइन कर लिया, मैनेजर्स लग गए फैक्ट्रीज की या वर्कर्स लग गए, वहां पे उनकी इनकम बढ़ गई, तो इनकम गैप्स वाइड हुए। अलबत्ता जब कंट्री बहुत डेवलप हुआ, जीडीपी और बढ़ा, वापस इनकम गैप्स रिड्यूस हो गए, बिकॉज अब सब मेजोरिटी लोग टर्शियरी सेक्टर में जॉब कर रहे थे, बैंकर्स, एजुकेशनिस्ट, व्हाटएवर, उनकी इनकम्स दोबारा सिमिलर होना शुरू हो गई। समझ आ गया बच्चों, या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऑलराइट, सो बहुत जल्दी से समहाउ मेरे अंदर फीलिंग आ रही है कि कुछ बच्चों को सही नहीं आया। लॉरेंस कर्व क्या है? इट्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लॉट कर रहे हैं इनकम की। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, अगर बिल्कुल परफेक्ट इक्वालिटी हो तो सेंटर लाइन पे हम होंगे। लॉरेंस कर्व एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जितना ये दूर जा रहा है परफेक्ट इक्वालिटी से, वो एरिया ए बड़ा होता जा रहा है, उतनी अनइक्वल इनकम है, ठीक है।
और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एरिया ए यानी एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी ओवर टोटल एरिया बिलो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी यानी एरिया ए प्लस बी। जितना आंसर बड़ा आएगा 1 के पास उतनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितना 0 के पास उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यही चीज को नेट कर्व दिखा रहा है कि जब कंट्री डेवलप होता है, पहले लेस डेवलप्ड होते वक्त जीनी कोएफिशिएंट लो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, सब लोग प्राइमरी सेक्टर से सिमिलर अर्निंग्स कर रहे हैं। फिर कुछ लोग तरक्की करके सेकेंडरी में चले गए, कंट्री में इंडस्ट्रीज लग गई और बाकी रह गया टर्शरी प्राइमरी में फार्मर्स वगैरह, तो उनके इनकम गैप्स वाइड हुए, 0.75 पे चला गया। फिर जब कंट्री डेवलप हो गया दोबारा इनकम गैप्स कम हो गए। पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ये आप सबको आती हैं। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट या छोड़ के आगे जाऊं? बताएं मुझे। जस्ट नीड टू नो, देर में बता देता, जल्दी से बता दे। आता है छोड़ देते हैं, आ गया छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, दो तरह के हैं, एक है मींस टेस्टेड बेनिफिट्स। अच्छा ये थोड़ा सा मिस हो गया, ऊपर चलते हैं। एक है मींस टेस्टेड बेनिफिट्स और एक है इसमें जनरल बेनिफिट्स। मींस टेस्टेड क्या है जी? एग्जैक्टली उन लोगों को देना जो शदीद पॉवर्टी में, लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स, उसके अलावा फूड स्टैम्प्स, इस तरह की चीजें। इससे इनकम गैप्स कम होते हैं क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कि गरीबों तक पहुंचे वो, अमीरों से टैक्स लेके, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। फिर ये सॉरी, मैं प्रोग्रेसिव टैक्स बेनिफिट्स थे, मैं वो उस पर किया ही नहीं अभी तक, सॉरी गलत बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं बेनिफिट्स वाला आ रहे हैं, बाद में करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी से कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती है? हमने पढ़ा था एएस में कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जिनके पास फिक्स्ड इनकम्स हैं, पेंशनर्स, सेवर्स, अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स पे जो गुजारा कर रहे हैं, उनकी रियल वैल्यू या परचेजिंग पावर गिर जाती है। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था। तो वो मजीद गरीब होते जाते हैं इन रियल टर्म्स। अलबत्ता जिनके पास एसेट्स हैं, शेयर्स हैं, गोल्ड हैं, वो अमीर होते जाते हैं, तो इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। सो अगर गवर्नमेंट प्राइसेस स्टेबल कर ले तो इनकम गैप्स में इजाफा कम होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स, ये क्या है? अगेन ट्रांसफर अर्निंग से अलग रखिएगा। ट्रांसफर अर्निंग्स वर द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड। लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट था फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर टू वर्क, ठीक है, वो थी मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड, उसके ऊपर फिर इकोनॉमिक रेंट था और टोटल करंट अर्निंग थी। ट्रांसफर पेमेंट इज अनदर कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट टैक्स पेयर से पैसा लेके नॉन अर्नर को दे रही है, या आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दे दी। जब भी अर्नर से नॉन अर्नर तक जाता है, अनअर्नड इनकम्स आती हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी की बेस पे, वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। इसमें दो हैं जी, एक है मींस टेस्टेड। मींस टेस्टेड क्या है जी? एग्जैक्टली उन लोगों को दिया जाए जो इंतहाई जरूरत में, पुअर, अनएम्प्लॉयड, पेंशनर्स, उससे इनकम गैप्स कम होते हैं। दूसरी हैं जनरल, यूनिवर्सल यानी चाइल्ड बेनिफिट्स। जिसके घर भी बच्चा पैदा हुआ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने 200 पाउंड भेज दिया, फिर हर हफ्ते के कोई 20 पाउंड दे दिए चाइल्ड सपोर्ट के लिए। उसमें अमीर और गरीब में गैप कम नहीं होता क्योंकि वो सबके ऊपर जनरली जा रहे हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यहाँ पे मैं आपको इसके एक प्रॉब्लम में पॉवर्टी ट्रैप समझा दूं। फायदे तो वही है ना, इनकम गैप्स कम हुए, पॉवर्टी कम हुई, गरीब के पास पैसा आया, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड यानी एडिशनल इनकम का स्पेंड करने का ज्यादा हिस्सा वो स्पेंड करते हैं एडिशनल इनकम का, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? डिसइंसेंटिव टू वर्क इफ बेनिफिट्स टू अनएम्प्लॉयड आर क्लोज टू मिनिमम वेज, पॉवर्टी ट्रैप। घर बैठा हुआ उसको $5 पर आवर मिल रहा था, मिनिमम वेज था $7, उसने जॉब स्टार्ट की, $2 एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन उतना उसका ट्रांसपोर्टेशन में निकल गया इधर उधर और गवर्नमेंट ने बेनिफिट वापस ले लिया, तो वो गरीब का गरीब रहा। इसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। ये याद रखना, एमसीक्यू आता है। पॉवर्टी ट्रैप इज व्हेन अ वर्कर जॉइंस जॉब बट गवर्नमेंट रिमूव्स द बेनिफिट्स गिवन बिफोर बिकॉज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, तो वो गरीब का गरीब रहता है, पॉवर्टी ट्रैप में आता है। इसकी वजह से भी कई लोग जॉब ज्वाइन नहीं करते जब मिनिमम वेज इज टू क्लोज टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फिर जी इनएफिशिएंसी आती है ट्रांसफर पेमेंट से। लेबर फोर्स इज रिलक्टेंट टू वर्क मोर क्योंकि उनको लगता है भी घर बैठे मिल रहा है तो क्या जरूरत है काम करने की। नेगेटिव इनकम टैक्स, ये क्या आइडिया है? ऑल फैमिलीज विल डिक्लेयर देयर इनकम्स एंड रिसीव अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने वो यूनिवर्सल सब्सिडी रखी हुई है। लेट्स से अमीर फैमिली डिक्लेयर करती है, उनको टैक्स देना डिक्लेयर हुआ कि भाई $90,000 इनकम थी, 1/3 आपका टैक्स है, 30,000 बीच में गवर्नमेंट ने 10,000 जो सब्सिडी रखी हुई है नेगेटिव इनकम टैक्स, वो -120,000 टैक्स दे दिया। एक फैमिली जिसकी कोई इनकम नहीं है, उनको टैक्स तो कोई नहीं देना, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनको 10,000 की सब्सिडी दे रही है, इसको बोल रहे हैं नेगेटिव इनकम टैक्स। तो नेगेटिव इनकम टैक्स से भी इनकम गैप्स कम होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा मसला है।
नेगेटिव इनकम टैक्स जब इंक्रीज होता है, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है गरीबों को इनकम में से, तो इनकम गैप्स तो कम होते हैं, लेकिन इनएफिशिएंसी यानी डिसइंसेंटिव टू वर्क बढ़ जाता है। नोट करो, अब ये दो नेगेटिव इनकम टैक्स स्केड्यूल्स लगे हुए हैं। पहले ग्राफ को समझो, वाई एक्सिस पे टैक्स है और एक्स एक्सिस पे इनकम लेवल। जीरो से नीचे NIT 1 देखो ज़्यादा नीचे जा रहा है, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा नेगेटिव इनकम टैक्स दे रही है घर बैठे आपको, जबकि NIT 2 में कम दे रहे हैं। तो NIT 1 से NIT 2 पे हम जाएं तो इनकम गैप्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज अब गवर्नमेंट कम नेगेटिव इनकम टैक्स दे रही है गरीबों को, लेकिन इंसेंटिव टू वर्क बढ़ जाएगा, एफिशिएंट ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि लोग अब जॉब्स ज्वाइन करेंगे। जबकि NIT 2 से NIT 1 पे जाएं तो इनकम गैप्स कम, लेकिन एफिशिएंसी कम, क्योंकि डिसइंसेंटिव टू वर्क आ रहा है, घर बैठे नेगेटिव इनकम टैक्स बहुत मिल रहा है। समझ आ गई मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? आई हैव रश्ड इट अ लिटिल बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग इसको MCQs के हवाले से जरूर देखिएगा। You need more reiteration or shall I move to macro now? I'm very eager to start and finish macro very quickly now. बताइए बच्चों। सर मैक्रो कर Just said, let's go on. ये क्या हो रहा है? अच्छा, let's go on to macro economics 8-2, ये वाली जी। पहला चैप्टर तो 15 से 20 मिनट की मार है। लेट्स सी जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बहुत MCQs आते हैं इस चैप्टर से, प्लीज अच्छी तरह कीजिएगा। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको एंड पे बता दूंगा वो आता है। नेशनल इनकम मेजर्स बहुत सारे हैं। GDP बेसिक मेजर है, उसी को फर्दर रिफाइन करके हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम GDP को समझते हैं। I'm sure सबको डेफिनेशन आती है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल, फाइनल का वर्ड लिखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर ईयर। ठीक है, टाइम पीरियड बताना है, फाइनल वैल्यू बताना है और मनी वैल्यू बताना है। GDP में क्या शामिल है क्या नहीं है, इस पे MCQs आते हैं। GDP मनी वैल्यू है, नंबर ऑफ गुड्स हम नहीं काउंट कर रहे, उनकी प्राइस को क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके मनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोड्यूस विद इन अ पर्टिकुलर ईयर, लेट्स से 2022 का GDP है तो 2022 में जो चीजें बनी है उन्हीं की वैल्यू। प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। एक कॉमन मिसनॉमा है, बच्चे समझते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की आउटपुट जो है वो इंपोर्ट्स में, नहीं बेटे वो लोकल कंपनीज हो गई हैं। तो मल्टीनेशनल की कंपनीज भी की आउटपुट की वैल्यू भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट के लाइसेंस की बेस पे वो बना रही है। फिर जी सिर्फ ऑफिशियल ट्रेड शामिल है, ब्लैक इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी ये नहीं है, ब्लैक मार्केट्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ लीगल पैसा नजर आ रहा है। इंक्लूड्स अर्नड इनकम्स, वेजेस, रेंट एटसेट्रा। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह शामिल नहीं है। सो GDP में क्या है क्या नहीं है इसको जरा अच्छी तरह देखिएगा, MCQ आता है। फिर GDP को हम रिफाइन करते हैं। GDP से GNP कैसे बनता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP में जमा कर दो नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है जी? कुछ हमारे सिटीजन्स बाहर से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न करके भेज रहे हैं और कुछ फॉरेनर्स यहाँ से यही इनकम्स बाहर भेज रहे हैं। तो जो हमारे सिटीजन्स भेज रहे हैं उनको उसमें से माइनस करो फॉरेनर्स जो भेज रहे हैं, ये बन जाएगी नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GDP में ऐड करो, ये बन जाएगा GNP। अगर हमारे मुल्क जैसे पाकिस्तान में रिमिटेंसेस ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू जितने फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं, तो हमारा GNP GDP से ऊपर होगा। जिन कंट्रीज में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, वहाँ GDP से GNP कम होगा। समझ आ गई बात? GDP से GNP कैसे बना? नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। इनकम्स फ्रॉम डोमेस्टिक सिटीजन लिविंग अब्रॉड जो आती हैं उनमें से माइनस कर दो इनकम्स अर्न्ड बाय फॉरेनर्स डोमेस्टिकली। GDP से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना, नेट मींस समथिंग हैज टू बी माइनस्ड। GDP में से माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको तो बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टेयर एंड कॉजेज लॉस इन अ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। गाड़ी आज आपने ली है, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करेगी, 10-15 साल उसकी बिल्कुल वो स्क्रैप हो जाएगी। सो GDP में से हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं कैपिटल इक्विपमेंट से, यानी मशीनरी, कंप्यूटर्स, कार्स, इवन रोड्स वगैरह, और उससे हम असल मालूम कर रहे हैं कि अब हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको नेशनल इनकम भी बोला जाता है, ये क्या है? GNP में से, यानी GDP में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके माइनस करें डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और फिर आ गया जी NYD, नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स स्पेशली माइनस करो
और ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड कर दो क्योंकि वो दोबारा हमारा उसमें शामिल होगी इनकम में। तो नेट नेशनल इनकम डिस्पोजेबल इज NNP माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। किसी बच्चे को यहाँ मसला आ रहा हो? क्विक रिकैप, GDP में नेट प्रॉपर्टी इनकम, फैक्टर इनकम Yes. फ्रॉम अब्रॉड। जी बताएं हमजा क्या मसला आ रहा है? सर मैं कह रहा था रिकैप दे दें। हो श्योर। GDP से GNP, GDP में जमा करें नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे पाकिस्तानी जो अर्न करके ला रहे हैं बाहर से, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो ऐड करो, माइनस करो जो फॉरेनर्स यहाँ से ये इनकम्स लेके जा रहे हैं, वो बन जाएगा GDP से GNP। अब GDP में से डेप्रिसिएशन निकाला, वो बन जाएगा नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, और अगर GNP में से डेप्रिसिएशन निकाला वो बन जाएगा NNP, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो NNP को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। NYD नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल का वर्ड जब भी आए इसका मतलब है टैक्सेस निकालें, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करें। ये हो गया जी GDP की रिफाइनमेंट। एनी क्वेश्चन बच्चों? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जरूर कीजिएगा, MCQ गलत हो जाते हैं बिला वजह। नॉमिनल वर्सेस रियल GDP, ये पहली क्लास में ही बहुत बात की थी आज रियल के कॉन्सेप्ट पे। रियल का वर्ड जब भी आए इसका मतलब है इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाला गया है। Nominal GDP is calculated at current year prices and includes inflation in it, whereas real GDP is calculated at base year prices and has been adjusted for inflation. Real GDP को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगा के, नॉमिनल GDP ओवर डिफ्लेटर। और डिफ्लेटर खुद क्या है? डिफ्लेटर इसको क्यों बोलते हैं? GDP को नीचे लाता है। करंट ईयर प्राइस इंडेक्स ओवर बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। पिछली क्लास में आपने इंडेक्स फॉर्म सारा पढ़ा है, तो देखिए एग्जाम्पल 2019 में नॉमिनल GDP था 100 मिलियन, 2020 में मनी GDP हमारा 120 पे चला गया, लगा कि 20 मिलियन की ग्रोथ आई है, लेकिन 2019 में साथ साथ 10% महंगाई भी हुई थी। डिफ्लेटर हमने किया, हमारा बेस ईयर में हमेशा इंडेक्स 100 होती है, पीछे 100 लिखेंगे, और 10% महंगाई आई थी तो 110 पे चली गई करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। 110 ओवर 100 मींस 1.1 डिफ्लेटर। हमने रियल GDP निकाला, नॉमिनल GDP 120 डिवाइड बाय 1.1, रियलिटी में GDP 109.09 है। बाकी इन्फ्लेशन का इल्यूजन था जिसने लगाया था कि बहुत तरक्की होगी, 20 मिलियन GDP नहीं बढ़ा था, सिर्फ 9.09 बढ़ा था। सब बच्चों को ये समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? ओके, अब जी ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पहले ही बोल देता हूँ, लिखा मैंने कहीं बाद में हुआ है। डिस्कस या एक्सप्लेन हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड, ठीक है, या एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। साफ साफ भी बता सकता है, ये वैसे कह दे एक्सप्लेन हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड, तो यही आंसर है। इसके एंड पे वो क्वेश्चन में ऐड कर सकता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GDP एट मार्केट प्राइसेस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सारा आंसर इस क्वेश्चन का यहीं पे आ जाएगा। हम 3 मेथड से GDP को, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। पहला है आउटपुट मेथड, right? Output is we add value of all final goods and services produced in a country over a year. In order to avoid double counting, we only add the value added part at each stage of production. Value added क्या था? Selling price minus cost of materials. एक गाड़ी बन रही है पाकिस्तान में, उसका स्टील कोई और फर्म बना रही है, उसके रबर वगैरह बाकी रॉ मटेरियल्स को और फर्म बना रही है, स्टेरियो कोई और फर्म बना रही है, टायर कोई और फर्म। तो अगर हम पूरा उस गाड़ी की वैल्यू ले लेंगे तो हमने डबल काउंट कर लिया। तो हमें सेलिंग प्राइस में से मटेरियल्स की कॉस्ट यानी स्टील, स्टीरियो, रबर, टायर, जो भी चीज़ें दूसरी फर्म से बनाई थी वो निकाल दो। अब सही हमने GDP कैलकुलेट किया, सही नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, वरना हम अपने GDP को, नेशनल इनकम को ओवरस्टेट कर देंगे। सबको समझ आ गया कि आउटपुट मेथड में हम वैल्यू एडेड पार्ट सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेक्स्ट जी इनकम मेथड, इसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड, अर्नड इनकम्स लेते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी डिविडेंड्स की फॉर्म में, या रिटेन्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब आ जाएगा उसमें। ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे पीछे पढ़ के आए थे, स्कॉलरशिप्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते बिकॉज दे आर अनअर्न्ड एंड आर मेयरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्नर्स टू नॉन अर्नर्स। इनकम मेथड किया, ये क्यों हम कर रहे हैं 3 डिफरेंट तरीके से? देखो आउटपुट बनी थी ना, 4 फैक्टर प्रोडक्शन मिलके आउटपुट बनाते हैं, तो उनके रिवॉर्ड्स शुड रफली बी इक्वल टू आउटपुट वैल्यू।
तो हमने अगर सही केयर की, ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं की, अनअर्न्ड इनकम शामिल नहीं की, तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू नेशनल इनकम। फिर जी एक्सपेंडिचर मेथड, हम अब क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। We add up all expenditure by domestic citizens during a year on output produced. This is aggregate demand, C plus I plus G plus X minus M. अब इसमें क्या केयर करनी है, सब्सिडीज को ऐड कर दें, क्योंकि असल वैल्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी नहीं आई थी, प्राइस कम हो गई थी, असल वैल्यू गुड की ज़्यादा थी तो सब्सिडीज की वैल्यू ऐड कर दो ताकि सही पता लगे कितने वैल्यू की गुड या सर्विस थी। एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दो, ठीक है हमारे मुल्क में हमारे एक्सपेंडिचर में वो नहीं आई लेकिन बनी हमारे मुल्क में थी, हमारा जीडीपी थी, हमारी नेशनल इनकम थी, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू को ऐड कर दो। हर चीज बिकती नहीं है तो हर चीज एक्सपेंडिचर में नहीं आती, तो अनसोल्ड स्टॉक्स जो साल के एंड पे रह गए उनकी वैल्यू भी ऐड कर दो। तो क्या क्या ऐड करना है एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपोर्ट्स, अनसोल्ड स्टॉक्स एंड सब्सिडीज। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो प्राइस को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है लेकिन असल वैल्यू आउटपुट की कम होती है, तो एक्सपेंडिचर मेथड को एडजस्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर इंपोर्ट्स, हमारा पैसा जरूर लगा था, हमारे एक्सपेंडिचर में आई थी लेकिन बनी किसी और मुल्क में थी, जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में, तो वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं बनी थी, हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है, उनको माइनस कर दो। ऑल क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? Okay, if done properly, national income should be equal to national output, should be equal to national expenditure. It never matches up T to T. फर्क होता है लेकिन अगर ख्याल से किया जाए तो बहुत कम फर्क रह जाता है। तो 3 डिफरेंट तरीकों से हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन या डिस्कस हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड। तीनों तरीके हमने बता दिए 3-3 मार्क्स के लिए। आखिरी से वो कह रहा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत आसान है। मार्केट प्राइसेस क्या है, सिंपली द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट ईयर्स प्राइसेस। जो दुकानों में प्राइसेस हैं वो उठा के हमने जीडीपी बना लिया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, द एक्चुअल पेमेंट मेड टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो कैसे एडजस्ट करोगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में सब्सिडी ऐड कर दो क्योंकि उन्होंने प्राइसेस कम कर दी थी सब्सिडीज ने, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा पेमेंट गई थी, कॉस्ट ज्यादा थी, फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ी पेमेंट गई थी, प्राइस ज्यादा थी। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में सब्सिडी ऐड करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना, मेक्स इट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जी मेरे बच्चों, एनी कंफ्यूजन्स? Everybody's alive? I mean, awake? नो सर। ओके ठीक है। ये तो जिसने बता दिया वो तो जिंदा है। मुझे बताएं बच्चों, समझ आ रही है? इट्स नॉट ओवरबर्डनिंग राइट? थोड़ा सा ये पेन लो मेरे बेटे, ये पहला चैप्टर ही खत्म कर लें, आगे नहीं जाते बेशक, ये पहला चैप्टर तो खत्म कर लें। लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक 2, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। बहुत आसान है, इस पे लंबा क्वेश्चन अगर आए तो आप हेडिंग से ही देख के कर लोगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपर्टीज, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज ने एजुकेटेड टीम्स ही नहीं है जो जाके जीडीपी फिगर सही तरह कैलकुलेट करें, मार्केट सर्वे टेक्निक्स नहीं आती। नंबर 2, हो सकता है उनके पास ट्रेनिंग हो लेकिन उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, आईटी नहीं है, डेटाबेसेस नहीं है, तो फॉल्स गलत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इलिटरेसी जनरल पब्लिक की तरफ से, जनरल पब्लिक को एहसास ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये नेशनल इनकम डेटा, इसकी बेस पे पॉलिसीज बनती हैं। वोट दे देते हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा रोल इसमें क्या है, वो फुलफिल नहीं करते। तो उनको इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से सही तरह फॉर्म्स फिल नहीं करते, इनएक्यूरेट फिगर्स आ जाते हैं। इनएक्सेसिबल एरियाज लाइक बलोचिस्तान है, रोड्स ही नहीं है, 100 मील दूर गांव है तो वहाँ का डेटा नहीं आ सकेगा। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, टैक्स छुपाने के लिए लोग समटाइम्स अपनी इनकम या वेल्थ डिक्लेयर नहीं करते, तो नेशनल इनकम फिगर्स इनएक्यूरेट हो जाते हैं। टॉपिक 3, पाकिस्तान का बर्निंग टॉपिक, नेशनल डेट, उधार हमारा। व्हाट इज नेशनल डेट? द एक्यूमुलेटेड लोन्स टेकन बाय अ गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन पब्लिक थ्रू सेलिंग bonds and saving certificates वगैरह and from other countries or international institutions such as IMF, World Bank etc. Problems of national high debt क्या है? जैसे हमारे पास आ रही है हैवी डेट सर्विसिंग कॉस्ट, सिर्फ जो अपने लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के लिए पैसा ही नहीं बच रहा। हम कहते हैं ना करप्शन है, फलानी फलानी चीज, हमारा मेन मसला इंटरेस्ट इतना ज्यादा पे कर रहे हैं अपने लोन का। जीडीपी का एक बड़ा सा हिस्सा कुछ कंट्रीज का, अपने जीडीपी का 80% सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स पे, कि भाई आईएमएफ का लोन चलता ही रहे। जैसे पाकिस्तान के साथ लेटली हुआ है, तो फिर डेवलपमेंट के लिए क्या पैसा बचेगा? ये प्रॉब्लम हुई पहली, नेशनल डेट हैवी होने की। फिर जैसे आईएमएफ ने हमें कहा, चारों चीजें आपको पाकिस्तान में नजर आएंगी।
टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम वो इंटरेस्ट पे कर सकें, ताकि हम वो डेट पे बैक कर सकें। उससे डिसइंसेंटिव टू वर्क आएगा, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेंगी, करेंसी हमारी डेप्रिशिएट करेगी। कैसे कि जब हमने ये लोन लिया था, बहुत सारा पैसा डॉलर आया और वो रुपये में कन्वर्ट हुआ, उससे करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, जैसे हमारे मुल्क में हुई। मे कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सारी बात है, पैसा मुल्क में आया, मनी सप्लाई बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ सकी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मुझे बताएं, बिजनेस साइकिल सबको आता है, स्किप कर दूं या करा दूं, जल्दी से बताएं। मैं एक बार डेफिनेशंस करा, ठीक है, थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस कराता हूँ। इन सब की डेफिनेशंस ग्राफ से ही बनती है। देखो, वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी, एक्स एक्सिस पे टाइम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन रियल जीडीपी राइजेस ओवर टाइम। बूम क्या होगा? व्हेन रियल जीडीपी राइजेस एंड रीचेस अ वेरी हाई लेवल। रिसेशन व्हेन रियल जीडीपी फॉल्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। ये याद रखना, जब तक 2 क्वार्टर्स 6 महीने जीडीपी नहीं गिरा तो रिसेशन नहीं है। स्लम्प व्हेन रियल जीडीपी कीप्स फॉलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके सिम्टम्स एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान सा है, सिर्फ इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों को कंफ्यूज करता है। ग्रोथ के पीरियड में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्यों हो रहा है? इनकम ज्यादा है, हम लग्जरी गुड्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इनकम ज्यादा है, लोकल गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिए कम बच रहा है। सेम रिसेशन वगैरह में सरप्लस क्यों होता है? इनकम्स कम है, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अभी हमारे पास 20 मिनट हैं। यू वांट टू डू द सेकंड वन? जल्दी से बताएं मुझे, जितना हो सके सेकंड करवा दूं। नो सर। हमजा कैसी बातें कर रहे हो आज? बाकी बच्चे बताओ बेटे, यू डोंट वांट टू डू इट, आई एम फाइन। शर्माए नहीं, मुझे बता दें। इफ यू गाइस फीलिंग टू टायर्ड, खामोशी को मैं समझूंगा कि यस आई विल कंटिन्यू। बताएं मुझे, शाबाश, जल्दी से। मेमुना, व्हाट डू यू से? यही बच्चे गए कहाँ मेरे? सारे मौजूद है। उम्र गफूर, आप क्या फरमाते हैं? चले, आज की क्लास में बंद कर देता हूँ। यू गाइस लुक टायर्ड एंड या बताएं बताएं जी। चले बंद कर रहे हैं, करवा दूं? अच्छा, श्योर। अरहम, व्हाट डू यू से? सर रहने दें आज। श्योर, कोई मसला नहीं है। बस ये वीडियो